गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 4th ऑफ जनवरी 2023 और डे है वेंसडे। तो नए साल की आप सभी को जो वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल का जो वो ये स्टडी से रिलेटेड जो वो फर्स्ट वीडियो जो वो होने वाला है, फर्स्ट वन शॉट जो वो आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम जो वो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे आपके कंसेप्ट जो वो क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो जो वो स्पेशली 10th क्लास के लिए जो वो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम 10th क्लास का जो टर्म 2 का जो वो मॉडल टेस्ट पेपर जो बोर्ड जो वो भेजता है एग्ज़ाम से पहले, तो उसको जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमको पता लग जाता है कि क्या जो वो इस बार का पैटर्न जो वो रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है पिछली बार जब वो इसने जो वो 12 जो वो एमसीक्यू कर दिए, फिर जो वो कुछ केस स्टडी जो वो कर दी, तो वैसा ही पेपर जो वो देखने को मिला। इस बार भी जो वो कुछ चेंज होगा तो देखेंगे, नहीं चेंज होगा तो पूरा पेपर जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हम लोग जो वो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं देखेंगे, क्वेश्चन का जो वो पूरा डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन जो वो सैम्पल पेपर में है, तो आपको जो वो फाइनल एग्जाम में जो वो क्या क्या पूछा जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को जो वो डिमांड थी, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि पहले 10th क्लास का जो वो डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि आपका अभी जो वो एग्ज़ाम भी जो सॉरी जो रिजल्ट है टर्म 1 का वो भी जो वो आ चुका है। ठीक है, पिछले कल 1-2 दिन पहले जो वो आ गया था। तो अगर आपके जो वो वहाँ पे जो वो कम नंबर है, देखिए उसमें जो वो आपकी फेल पास की कोई बात ही नहीं है। जो टर्म 1 का है, उसमें सीधी-सी बात जो वो ये कही गई है कि अगर आपके जो वो नंबर इसमें कम है, जैसे टर्म 1 में आपके नंबर जो वो मान लो 10 बन रहे हैं, वेटेज मार्क्स 10 बन रहे हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? आप जो वो टर्म 2 में जो वो इम्प्रूवमेंट जो वो मार्क्स में कर सकते हो। ठीक है? मतलब कि अपने नंबर आपको चाहिए, देखिए कितने नंबर चाहिए, आपको चाहिए 100 में से 33 नंबर। ठीक है? बोर्ड बोलता है कि आपको 33% से पास होना है। ठीक है? मतलब कि 100 में से 33, फिर आप वेटेज जो वो निकालते जाइए। जैसे आपको पेपर 50 का हुआ, अब कुछ इसमें जो वो असेसमेंट भी थी, तो उसने क्या किया कि वेटेज बना ली कि 40 में से इतने मार्क्स बने आपके। सीधी-सी बात इतनी सी है। लेकिन आपको टर्म 1 में जो वो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके नंबर जो वो कम बन रहे हैं, मान लो आपके 5 ही नंबर बने, ठीक है? कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो टर्म 1 में ही जो वो उनके जो वो जैसे 40 में से मान लो वेटेज बनी है, तो उनके जो वो 35 नंबर है, तो वो तो दोनों ही टर्म में जो पास हो गए। अगर वो जो वो टर्म 2 का पेपर नहीं भी देंगे, तो भी वो पास है। ठीक है? ये जो वो बहुत अच्छी तो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग जो वो इसमें बात है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो आपको जो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो वो मेहनत करिए। टर्म 2 में जो वो अच्छे नंबर लीजिए, आपकी परसेंटेज जो वो एक ओवरऑल परसेंटेज जो है, आपकी जो असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट लगेगी और प्रैक्टिकल के मार्क्स वो जुड़ेंगे लास्ट में, तो आपकी अच्छे से जो वो परसेंटेज बनेगी। इसलिए जो वो आप जो वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। आप ऐसा अभी मत देखिए कि आपके कितने परसेंट जो वो बन रहे हैं टर्म 1 में, ठीक है? तो चलिए फिर इसी के साथ जो वो स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें हम सब कुछ सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने जो भी हमारा पेपर था, वो जो वो हमने जो भी सैंपल था वो डिस्कस किया था और पूरा डिस्कस किया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो वो आपको देखने को मिले। ठीक है? फिर फाइनल पेपर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही कि कौन-कौन से क्वेश्चन जो वो अलग सा है। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो वो अलग आता है, कोई एक्स्ट्रा पूछा जाता है। ठीक है? बिल्कुल सैंपल पेपर जो दिया होता है मॉडल पेपर, इसके अकॉर्डिंग ही जो वो क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। यही जो वो पैटर्न रहता है, ठीक है? कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए जो वो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप 10th क्लास में हैं तो, या जो भी कंपार्टमेंट्स वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, या प्रीवियस जो वो हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे सैंपल पेपर जो वो हमने डिस्कस कर रखे हैं, उनको जो आप प्रैक्टिस के लिए जो वो देख सकते हैं कि क्या-क्या पूछा जा सकता है। ये जो वो हमारा टर्म 2 के लिए रहने वाला है। टर्म 1 का जो सिलेबस था वो था 1st से 7 चैप्टर तक, आपको पता ही है। ठीक है? आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 से लेकर के टोटल जो वो चैप्टर है हमारे, मेरे ख्याल से टोटल चैप्टर जो 14 है, 14 नहीं सॉरी 15 है, प्रोबेबिलिटी है ना लास्ट, 15 जो वो टोटल चैप्टर है। फर्स्ट जो हमारा आज का जो चैप्टर रहने वाला है, ये आपको जो इस वीडियो को थोड़ा-सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि हम जो वो इसको वन शॉट में जो पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो सैंपल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन जब हम उठाएँगे, तो उसका जो वो पूरा पोस्टमार्टम
करके ही छोड़ेंगे। इसलिए उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स हो, चाहे वो फिलअप्स हो, चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, चाहे वो बड़े क्वेश्चन हो, चाहे वो फार्मूले हो, चाहे वो बहुत बड़े-बड़े कंसेप्ट हो, उनको भी क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जो वो विश्वास हो जाएगा कि इसमें जो वो बहुत कुछ जो वो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि 50% जो वो हम लोग जो वो 50% से ज़्यादा ही करेंगे वैसे, लेकिन मिनिमम मैंने 50% ही रखा। 50% जो आपको यहाँ से पेपर देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने मतलब उससे रिलेटेड जो वो यहाँ पे डिस्कस ना किया होगा। ठीक है? तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 8th चैप्टर है, मैं चैप्टर के नाम जो वो एक बार जल्दी से बता देता हूँ। 8th जो चैप्टर है उसमें जो वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको पता है त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोणमिति, 3 कोण। और 3 कोण किसमें होते हैं? राइट एंगल। और राइट एंगल भी इसमें कौन-सी? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल की खास बात 90 डिग्री होगा एक एंगल। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो 2 जो वो एंगल यहाँ पे बनेंगे और इससे रिलेटेड जो वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल का काम है बस। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारा जो वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर नंबर 9 है, इसमें जो वो कुछ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें कुछ हाइट और डिस्टेंस की जो वो आज हम बात करने वाले हैं। हाइट और डिस्टेंस की जो वो आज हम बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 9 में। और चैप्टर 10 में जो वो हम लोग सर्कल से रिलेटेड जो वो डिस्कस करेंगे कि सर्कल में जो वो क्या क्या होता है, सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, सरकमफ्रेंस होता है, टेंजेंट्स होते हैं। टेंजेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी सेकेंड लाइन होती है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे डिस्कस करेंगे पूरा समरी जो वो समरी के साथ जो वो डिस्कस करेंगे, सभी फार्मूले कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। चैप्टर 11 ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है लाइन सेगमेंट, कैसे जो वो टेंजेंट सर्कल से बनते हैं। तो वो छोटी सी बात जो वो आपके पूरे चैप्टर को जो वो कवर कर लेगी, उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 12 में जो हम लोग कुछ सर्कल के एरिया से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन देखेंगे, पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, सेक्टर देखेंगे, सेगमेंट देखेंगे। तो ये सभी बातें हम देखेंगे, या प्लेन फिगर के बारे में जो वो एरिया के बारे में, सभी के बारे में जो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी जो इसके बारे में पैटर्न देखेंगे पहले, फिर जो क्वेश्चन पर एक एक करके आते हैं। एक हमारा चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 13। इसमें हम सरफेस एरिया के बारे में देखेंगे, कुछ वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे। जैसे सॉलिड फिगर होगी, कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जो वो सरफेस एरिया कैसे निकलता है, वो सभी बातें देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, कन्वर्जन देखेंगे सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर देखेंगे। फ्रस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। कोन को काट देंगे तो फ्रस्टम बनता है। जैसे ये मान लो कोन है, इसको यहाँ से काट दिया तो ये जो वो फ्रस्टम दिखेगा आपको, इसको फ्रस्टम बोलेंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रस्टम से रिलेटेड जो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा सा वो कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो वो भी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 14 चैप्टर है, इसमें हम स्टैटिस्टिक्स, एक काफ़ी लंबा जो वो टॉपिक होने वाला है, लेकिन इसको भी हम जल्दी से जल्दी जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम मीन की बात करेंगे, मोड की बात करेंगे, मीडियन की बात करेंगे। वो सभी बातें जो वो डेटा से रिलेटेड, ग्रुप डेटा से बात रिलेटेड जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, मीडियन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। हाँ, मैं आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जो वो इस वीडियो को देखिए, बड़े आराम से आपको समझाने वाला है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में हम लोग कुछ छोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा जो वो टॉपिक है। आपकी 10th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ज़्यादा नहीं होता है। आप आगे जो वो और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हम डाइस की बात करेंगे, इसमें हम ताश की बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पैटर्न। देखिए यहाँ पे टाइम रहने वाला है आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहने वाले। देखिए पहले क्या होता था, जब आपका 85 या 80 का पेपर होता था, आपको 3 ही घंटे मिलते थे, 3 से ज़्यादा नहीं मिलते थे। अब जो वो 50 नंबर का है, फिर भी आपको 3 घंटे जो वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी टाइम है आपके पास, काफ़ी आराम से पेपर को करिए। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन पेपर आर इज डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, A B C D E। तो सेक्शन ए में आपको 12 MCQs मिलेंगे और एक एक नंबर के होंगे वो। और सेक्शन बी जो वो आपको जो वो यहाँ पे 8 फिर से MCQs देखेंगे, देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वो 4 4 में वो डिवाइड होंगे।
4 का जो वो एक केस स्टडी जो वो दिया गया होगा, और दूसरा केस स्टडी जो वो आपको 4 मार्क्स का जो वो यहाँ पे मिलेगा। ये भी एक एक नंबर के होंगे। सेक्शन सी में आपको जो वो 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 नंबर के, ठीक है। और क्वेश्चन फ्रॉम 21 से 24 तक आपको ये मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 जो वो आपको विद इंटरनल चॉइस, इसमें जो वो इंटरनल चॉइस मिलेंगी। और सेक्शन डी में जो वो आपको 4 क्वेश्चन फ्रॉम 25 से 26, ठीक है। इसमें सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25 से 26। यहाँ तो 2 ही हुए, यहाँ पे वही बोल रहा है 4 है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा आगे दिया 27 एंड 28 हैव बीन प्रोवाइडेड विद इंटरनल। इसमें भी आपको जो वो मतलब कि चॉइस जो वो मिलने वाली है, और ये 3-3 नंबर के होने वाले हैं। और सेक्शन ई में जो आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्वेश्चन 29 एंड 30 बोथ हैव बीन प्रोवाइडेड। इसमें भी चॉइस है। चॉइस का मतलब है आपको जो वो ऑप्शन है कि 29 को करिए या 30 को करिए, ठीक है। और ईच क्वेश्चन, ये लास्ट वाला 5 नंबर का होगा, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, सीधे जो वो 5 नंबर मिलते हैं, और बाकी आपको 5 एमसीक्यूज सॉल्व करना पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आप चाहो तो हिंदी में भी यहाँ पे जो वो देख सकते हैं क्या क्या लिखा है, कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन जो वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑल क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क ईच। एक क्वेश्चन का 1 नंबर जो वो आपको मिलने वाला है। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 नंबर आपके यहाँ से मैं बोलता हूँ कि फ्री के नंबर है, आपको जो वो अच्छे से देखना है। और ये फ्री के नंबर तभी होंगे जब जो वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि tan ए और cot बी, tan ए इक्वल टू cot बी, ठीक है, टेंजेंट और कोटेंजेंट। तो ये बोल रहा है कि देन ए प्लस बी जो वो किसके बराबर होगा, ठीक है। ए और बी दोनों को प्लस करके जो वो कितना आना चाहिए, 180। 180 का मतलब अगर 90 के होंगे तो जो वो फिर 90, क्या क्या पता कुछ और भी एंगल बन सकता है, लेकिन 180 को हम लोग अभी ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है। 45, तो 45 आपने क्या देखा है कि ये प्लस भी 45 हो सकता है, 90, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको क्या जो वो पता होना चाहिए, सीधी जैसी बात है, आपको टेबल पता होना चाहिए यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है बीच में से। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या बात होती है, पहले इसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में काम करेगी राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें जो वो एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है। और एक होता है परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बेस पर बनता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो वो चेंज हो सकता है, जब इस एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर जो वो ये बेस बन जाएगा। और जब बेस इसको ले रहे हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर यही रहेगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसमें जो वो देखिए एंगल देखिए, मतलब कि 6 जो वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक है साइन, एक है कॉस, एक है टेन, एक है कोसिकेंट, और एक है सिकेंट, और एक है कोटेंजेंट, कॉट, शॉर्टकट में कॉट बोल दो। इनके साथ एंगल जो वो जरूर लगाइए। एंगल जो वो ए हो सकता है, ए से डिनोट करिए एंगल को, या मैं यहाँ पे थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। थीटा डिनोट कर रहा हूँ मैं एंगल को, ठीक है। तो ए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6। अब इसकी जो हमारी वैल्यूज होती है, जो इसके फार्मूलेज होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो ये बोलता है कि यहाँ पे जो वो ये होता है P अपॉन H। मतलब कि इसकी वैल्यू तब निकलेगी जब P का जो मतलब कि P की जो भी डिस्टेंस होगी, ऐसे बोल दो डिस्टेंस, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जितना भी होगा उसको डिवाइड करके जो वो साइन थीटा की वैल्यू निकलती है, ठीक है। ये जो थीटा है यहाँ पे, थीटा मैंने आपको बता दिया, अगर P और H जो वो इसको लेंगे तो थीटा जो वो यहाँ पे A वाला होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। जब आप जो वो थीटा एंगल इसको लेंगे, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक से कर रहा हूँ इसको शेडेड, तो अगर थीटा इसको लेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर जो वो आपस में जो वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसको कैसे याद रखा जाए, तो आपने जो वो एक सुना होगा ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और फिर जो वो नीचे वाले आ जाएंगे, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो देखिए सबकी वैल्यू निकल गई। या आप जो वो शॉर्टकट में ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, कि जैसे पंडित बद्री प्रसाद, फिर नीचे लिखिए हर हर बोले, ठीक है। ये बन गई साइन की, ए बन गई कॉस की, ए बन गई टेन की, ठीक है। तीनों की वैल्यू मिल गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी जो नेक्स्ट 3 होंगे वो इसके ही अपोजिट होते हैं। मतलब कि आगे देखिए क्या आता है, आगे आता है कोसिकेंट, फिर आता है सिकेंट, फिर आता है कॉट। अब ये इनके अपोजिट है, देखिए ये भी इसमें इंटरेस्टिंग बात, साइन का अपोजिट कोसिकेंट होता है, कॉस का अपोजिट सिकेंट होता है, ये डायरेक्ट जो पूछा जा सकता है। टेन का अपोजिट जो कॉट आता है,
ठीक है। तो ये आपस में अपोजिट होते हैं। अपोजिट क्या है? अपोजिट का मतलब है इनको जो आपस में आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए। मतलब जहाँ पे पी अपॉन एच है, यहाँ पे देखिए मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, यहाँ पे पी अपॉन एच है साइन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कोसिकेंट की एच अपॉन पी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बी अपॉन एच है कॉस की, तो यहाँ पे एच अपॉन बी हो जाएगी और आगे जो वो बी अपॉन पी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब अपोजिट का मतलब क्या है? अपोजिट का मतलब ये है कि जब आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि साइन, अच्छा एक मिनट, साइन होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 ओवर कोसिकेंट। ठीक है, ये मतलब है इसका अपोजिट का। ठीक है, कॉस का अपोजिट क्या था? सेकेंड था, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 ओवर सेकेंट थीटा के। ठीक है, तो ये जो वो इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, अपोजिट हो गया, अपोजिट मैंने बता दिया। एक जो वो हम लोगों को एक बात पूछी जाती है, जो हम टेबल जो वो आगे देखेंगे अगर उससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन बना। ठीक है, फिलहाल जो वो इस क्वेश्चन पर आते हैं, फिर आगे आगे जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा और भी बहुत सारी बातें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और बात रहेगी, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल है तो पाइथागोरस का नाम नहीं आएगा। तो जो वो क्या होगा? ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि सबसे बड़ी साइड जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज है, अगर हम उसका स्क्वायर करें और वो जो वो इक्वल हो जाता है जो बाकी दो साइड बची उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बी और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से एच निकाल दें तो दोनों तरफ अंडरूट लेना पड़ेगा और यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के ऊपर अंडरूट। ठीक है, ये जो वो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम का सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो वो दो साइड जो वो अगर गिवन है तो तीसरी निकलेगी। ठीक है, वो निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री जो में जो वो एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आपके पास एक साइड है, जैसे मान लो ए जो वो 3 है, 3 सेंटीमीटर है जो भी। ठीक है, अगर आपके पास एक साइड है और एक एंगल भी गिवन है। ठीक है, 90 डिग्री को भूल जाइए, 90 डिग्री को छोड़ करके जो दूसरे वाला एंगल है, या तो ए वाला एंगल या तो ए वाला एंगल, इन दोनों में से कोई एक गिवन है, तो आप जो वो दूसरी साइड निकाल सकते हो। मतलब कि एक साइड गिवन थी, एक एंगल गिवन था, तो आप जो वो बाकी दो साइड की जो वैल्यू है वो जो वो निकाल सकते हो। ये जो वो इसमें बड़ी खास बात है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, पंडित बद्री प्रसाद जो अभी हमने देखा। अब आपको टेबल जो वो थोड़ा सा समझना चाहिए। टेबल मतलब कि एक वैल्यूज, जैसे 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जैसे 0 डिग्री पर कितनी होती है साइन की वैल्यू, 30 डिग्री पर कितनी होती है, 60 डिग्री पर, 45 हो जाएगा बीच में। ठीक है, 45 पर कितनी रहती है, 60 पर कितनी रहती है, 90 पर कितनी रहती है, 180 पर कितनी रहती है, ऐसे आगे चलता जाएगा, 270, फिर 360, ऐसे चलता जाएगा। फिलहाल आप जो वो मेरे ख्याल से 90 तक याद रखेंगे तो आपका काम चल पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं टेबल जो वो ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, टेबल आपने देखा होगा, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, जब भी आपको जो वो tan की वैल्यू पर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए साइन, अगर मैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखूँ तो वो दोनों ही सेम रहती है। ठीक है, दोनों ही सेम रहती है। मतलब कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो भी 1/√2 होती है। और एक और फॉर्मूला जो वो यहाँ पे आ चुका है कि tan की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो 1/cot तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि उसका अपोजिट होता है, लेकिन tan की जो वो एक और इसने रेशो दे दी साइन और कॉस की। ठीक है, साइन टू कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनकी वैल्यूज जब को डिवाइड करेंगे तो आपको tan थीटा की मिलने वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन 45 की वैल्यू जो वो और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो वो सेम है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan की मिलेगी, मतलब कि tan 45 मिलने वाला है। और tan 45 क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 नहीं 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आ रहा है और tan 45 डिग्री अगर 1 आ रहा है, ठीक है, ये सिर्फ tan साइन 45 कॉस 45 और tan 45 में होने वाला है, बाकियों में अलग अलग है, बाकी केसेस अलग अलग है। अब इंटरेस्टिंग बात ये आ गई यहाँ पे कि अगर tan 45 डिग्री 1 के इक्वल है तो cot 45 कितना होगा। ठीक है, कॉट 45 कितना होगा। अब मैंने बोला tan और कॉट जो वो एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है कि 1 का अपोजिट क्या करेंगे। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 का अपोजिट जो वो 1 ही रहता है, क्योंकि 1 के नीचे 1 है। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो 1 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 को ऊपर ले जाइए, 1 ही ऊपर था, ऊपर नीचे एक्सचेंज करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि tan 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री जो वो सेम है। ठीक है, तो यही जो वो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसने बोला देखिए tan A और cot B कब इक्वल होते हैं। ठीक है, tan A और cot B कब इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पर। ठीक है,
45 डिग्री पर, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ए जो वो 45 होगा, बी भी 45 ले लो। ठीक है, आपकी वैल्यू जो वो दोनों को प्लस करिए, 90 बनने वाला है। तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है आगे चलते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फिलहाल जब हम लोग सर्कल इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्योंकि इसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा तो ज़्यादा डिटेल में जाने की बात है नहीं। हाउ मेनी टेंजेंट, टेंजेंट क्या होते हैं? देखिए, सर्कल होता है, इसके अंदर सेंटर होता है, सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस होता है। अगर इसी को जब वो दूसरी साइड में भी बिल्कुल पूरी लाइन लगा दें स्ट्रेट, तो ये जो वो डायमीटर बन जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड होता है जो बाउंड्री से बाउंड्री तक कोई भी लाइन, लेकिन डायमीटर की खास बात यह है कि वो सेंटर से जाएगा। तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो डायमीटर ही होता है, क्योंकि वो सेंटर से होता हुआ जाता है। कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से हम लोग जो वो कई सारी लाइनें जो इसके ऊपर से लगा सकते हैं। इनफाइनाइट। ठीक है, रेडियस भी बना दो इनफाइनाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने टेंजेंट की बात बोली है। टेंजेंट होता है बाहर से कोई लाइन जा रही है, वो एक पॉइंट पर मिल रही है ऐसे, किसी एक पी पॉइंट से आ रही है मान लो, तो किसी एक पॉइंट पर मिल रही है, बाउंड्री पर, एक पॉइंट पर, अंदर नहीं जा रही है। अगर ये अंदर चली गई, ऐसे घुस गई अंदर, तो ये जो वो दो पॉइंट पर काटेगी। और इसको, इसका नाम अलग है, इसका नाम सिकेंट लाइन होता है। इसका नाम सिकेंट लाइन है। और कॉर्ड जो होता है वो आगे नहीं जाएगा, वो बाउंड्री से बाउंड्री तक जाएगा। ठीक है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो सिकेंट लाइन हो गया, टेंजेंट हो गया। टेंजेंट की खास बात यह है कि ये जो वो एक ही पॉइंट पर जो वो यहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो वो इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इसमें जो वो इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसको अगर मैं यहाँ से सेंटर में मिला दूँ, तो इस लाइन पर जो वो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, वो आप देख रहे हैं कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और मैं इस पी पॉइंट को जो वो यहाँ पे इसके साथ मिला दूँ, तो ये जो आपकी ट्राइंगल बनी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इसके बारे में मेरे ख्याल से आप जो वो पिछले सिलेबस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में जब क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, आप बोलेंगे ट्राइंगल है, राइट एंगल का है, राइट एंगल यहाँ पे है, ये वाला राइट एंगल है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कितने टेंजेंट हो सकते हैं? अब उतने टेंजेंट हो सकते हैं जितने पॉइंट हो सकते हैं बाउंड्री पर, क्योंकि ये एक ही पॉइंट को कवर कर रहा है, एक ही पॉइंट ले रहा है। तो सर्कल की बाउंड्री पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, इसलिए जो वो इनफाइनाइट टेंजेंट जो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? सर्कल के पास कितने टेंजेंट है, कितनी स्पर्श रेखा है? तो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत मतलब नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड एल। देखिए, क्यूब क्या होता है? क्यूब जो वो इसमें 6 फेसेज होते हैं, 6 ही फेसेज जो वो क्यूबाइड में भी होते हैं। वर्टेक्स होते हैं जहाँ पे लाइनें आपस में मिल रही है, जैसे ये पॉइंट, ये जो वर्टिसेस कहलाएंगे। ठीक है, सारे वर्टिसेस एक को बोलेंगे वर्टेक्स बोल दो। तो यहाँ पे जो वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो वो हमारे वर्टिसेज हो गए। ठीक है, फेसेज जो वो ये सेम ही होता है क्यूब और क्यूबाइड में। फेसेज जो वो 6 हो गए, और एक बच गया एजिस। एजिस कुछ जो भी लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये है, एक हो गया, जैसे ये 2 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4। ठीक है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 जो वो हमारे एजिस होते हैं, क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसने पूछा क्यूब, सॉरी इसने पूछा, हाँ, क्यूब का जो वॉल्यूम पूछा। देखिए, क्यूब हो, क्यूबाइड हो या सिलेंडर हो, ठीक है, इनकी खास बात ये है कि इनका जो वॉल्यूम है उसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद पहले पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं हम, बेस का जो एरिया होता है, ठीक है, चाहे आप क्यूबाइड बना लो, इन सभी का वॉल्यूम एक साथ दिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन सभी का जो, जैसे इसमें बेस जो वो रेक्टेंगल है, इसमें बेस जो वो सर्कल है, और इसमें इसमें जो वो जितनी इसकी साइड है उतनी इसकी हाइट भी है। ठीक है, उतनी इसकी ब्रेड्थ भी है। लेकिन क्यूबाइड में जो वो इसकी जो भी लेंथ है वो अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी और हाइट अलग होगी। ठीक है, और सर्कल में जो वो इसकी ये वाली जो वो इसकी हाइट होगी, या इसको ले लो, हाइट हाइट बराबर होती है। कोन में जो वो थोड़ा सा अलग होता है, शंकु में। ठीक है, तो इस तीनों की जो वो खास बात ये है कि इनका वॉल्यूम जो वो कैसे निकलता है, इनके बेस का जो एरिया देखिए, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट करिए, आपको वॉल्यूम मिलने वाला है। तो इसका पहले इस क्यूब का देखिए, क्यूब में जो वो नीचे बेस में क्या है, क्यूब के बेस में जो वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। क्योंकि इसकी हाइट भी जो वो एस ही है, क्योंकि सभी साइड तो इक्वल है, तो एस एक और मल्टीप्लाई हो गया, और एस क्यूब जो वो वॉल्यूम हो गया किसका, क्यूब का। और अगर हम देखें क्यूबाइड में, क्यूबाइड में जो वो नीचे आपको रेक्टेंगल दिख रहा है बेस में, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इसकी हाइट भी अलग होगी, तो इसका वॉल्यूम बन गया एल बी एच, एल मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। अगर हम देखें सिलेंडर में, तो सिलेंडर में जो वो नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करिए इसकी हाइट को, तो वॉल्यूम मिल जाएगा।
तो तीनों का जो वो एक साथ देख लिया, आपको जो वो कुछ इस तरह से ही याद रहेगी चीज़ें, बाकी रट्टा मारने से कुछ होता नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें भूल जाती है। तो इसका हो गया एल क्यूब, क्योंकि इसने बोला था कि साइड को जो हम लोग एल ले रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे अगर साइड क्यूब दिया होगा तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने स्पेशल बोल दिया यहाँ पे कि एल जो वो साइड है, मतलब कि एस को एल मान लिया, तो एस क्यूब मीन्स एल क्यूब विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, यस, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फिर से आ गया, ये बोल रहा है कि 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो इसके लिए जो आपको एक टेबल पता होना चाहिए, आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, इस साइड है हमारा पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ पे बीच में ओरिजिन है, और इस साइड है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन देखते हैं, तो ईस्ट वाली साइड जो वो एक्स का पॉजिटिव है, वेस्ट वाली साइड जो वो हमारे एक्स एक्सिस का नेगेटिव है। या आप ऐसे देख लो कि राइट साइड की तरफ जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, या राइट साइड जहाँ भी आप देखेंगे, राइट साइड जैसे बोर्ड पे आप लिख रहे हैं, तो राइट साइड की तरफ जो वो ईस्ट डायरेक्शन होगी, ऊपर आपके सिर की तरफ जो वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, नीचे जो वो साउथ डायरेक्शन होगी। तो कुछ इस तरह से आप जो वो इसको समझ सकते हो। अब इसमें क्या होता है, बीच में जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5, ये आपको पता है, पिछले सिलेबस में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हम लोग ए नहीं देखने वाले हैं, हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ए वाला एरिया, इसमें जो वो ये बोलता है कि इनकी जो वैल्यू है हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो जो वो ये बताता है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको बोला है इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसको बोलता है सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोल देता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मैं फिर से बनाता हूँ ताकि ज़्यादा खिचड़ी ना पक जाए, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे। ए है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए है सेकंड क्वाड्रेंट, ए है थर्ड क्वाड्रेंट, और ए है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट का मतलब है चार, चार में से एक पार्ट जो है, ठीक है, चार इक्वल पार्ट है, चार में से एक। जैसे सर्कल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। अब देखिए, अब ये बोलता है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वो सारे जो भी फंक्शन है, सारे फंक्शन की वैल्यू जो वो पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। और इस सेकंड वाले में जो वो साइन और कोसिकेंट, मतलब कि साइन और उसका अपोजिट जो वो पॉजिटिव होंगे, बाकी जो चार अदर बच गए वो जो वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। ऐसे आप देखिए इसको, यहाँ पे इसने साइन रखा, आप सीक्वेंस में याद रखिए, यहाँ पे कॉस रखेगा एक छोड़ के, ठीक है, और यहाँ पे टेन रखेगा। अब कॉस के साथ क्या होगा, जैसे साइन के साथ साइन का अपोजिट है, कॉस के साथ कॉस का अपोजिट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस का अपोजिट होता है सिकेंट, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो ये जो वो यहाँ पे दो दो पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी जो वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू जो वो कैसे देखेंगे, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक और बात जो आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने लिख दिया, सीक्वेंस में ही आपको याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कोसिकेंट सिकेंट कॉट, ठीक है। ये बोलता है कि जब भी 90 और 270 आएगा, तब जो वो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन किस में चेंज होगा, वो है समझने वाली बात। तो फंक्शन ये बोलता है कि साइन चेंज होता है कॉस में, और टेन चेंज होता है कॉट में, और कोसिकेंट चेंज होता है सिकेंट में। मैंने थीटा नहीं लगाया, थीटा के बिना जो वो इसका कोई मतलब है नहीं, थीटा जरूर लगाए, ठीक है, आप समझाए, थीटा नहीं भी लगाया तो। साइन अब चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में, कोसिकेंट चेंज होता है सिकेंट में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट कोसिकेंट होता है, कॉस का अपोजिट सिकेंट होता है, टेन का अपोजिट जो कोसिकेंट होता है। आप डायग्राम से आप समझिए, आपको एक साथ जो सभी फार्मूले जो समझाने वाले हैं, ठीक है। तो 90 और 270, देखिए 90 और 270 जब आएगा तभी चेंज होगा, नहीं तो फंक्शन वही रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है साइन, इसमें लिखा है 90 माइनस थीटा। मैंने बोला 90 आएगा तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, मैंने यहाँ बताया साइन कॉस में चेंज होता है, तो ये कॉस थीटा बन गया। लेकिन 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 अब आपकी बात यहाँ पे वो आ गई कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो क्वाड्रेंट में समझिए, ठीक है, वो उसमें समझिए, प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। उसमें ये बोलता था कि देखिए ये वो 90 से माइनस हो रहा है, ये आपने देखना था। तो 90 से माइनस हो रहा है, तो क्वाड्रेंट में अगर आप देखें कॉस थीटा वैल्यू आ गई है इसकी, ठीक है, कॉस थीटा आ गई है। लेकिन अब देखिए, अच्छा कॉस थीटा ही है, नेगेटिव पॉजिटिव तो है ही नहीं ऑप्शन में। अगर थोड़ा सा मैं पेपर डालता मान लो, ठीक है, तो मैं क्या करता है कि कॉस थीटा एक नेगेटिव कर देता है, एक पॉजिटिव कर देता। फिर आपको जो वो वहाँ पे भी चेक करना पड़ता है कि कॉस थीटा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें हो गया, यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। आपको अगर वो प्लेन फिगर वाला लॉजिक नहीं पता है तो भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन में बाकियों में कॉस है नहीं, ठीक है। ये बोल रहा है कि 90 माइनस थीटा है, तो ये देखना है। अब 90 डिग्री तो यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक।
अब 90 से माइनस हुआ तो पीछे जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो तभी ये पॉजिटिव रहा। ठीक है, इसको आप समझिए जरा ध्यान से। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूलेज निकलते हैं, जैसे मैं अपनी मर्जी से एक निकाल लूँ। जैसे मैं लिख दिया कॉट 180 माइनस थीटा। देखिए अब देखिए 180 तो चेंज नहीं करेगा, तो कॉट जो वो कॉट ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा ही रहेगा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है उस पर। अब देखिए यहाँ पे 180 है, 180 जो वो यहाँ पे था 180 यहाँ से आता। अब इसमें माइनस हो गया ना थीटा, प्लस होता तो ये अगले वाले क्वाड्रेंट में जाता, माइनस हो गया पिछले वाले क्वाड्रेंट में चला गया, और पिछले वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, मतलब कि कॉट जो वो नेगेटिव हो गया, तो माइनस कॉट थीटा यहाँ इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। बहुत सारे फार्मूले जो वो एक साथ कवर हो गए आपकी ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत सारे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपकी बुक में, ये जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया। नेक्स्ट बोल रहा है कि टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज डैश टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अभी आपको बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर टू द रेडियस, रेडियस तो यही है। ठीक है, यहाँ से अगर रेडियस बनाएंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो वो कौन सा परपेंडिकुलर लाइन बनेगी वो रेडियस की तरफ। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल परपेंडिकुलर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैंट हाइट। ये भी काफी अच्छा है, कौन से रिलेटेड है। स्लैंट हाइट का क्या मतलब है। स्लैंट हाइट में तिरछी तिरछी रेखा होगी। ठीक है, ए है कोण, कोण में जो वो दो हाइट होती है। ठीक है, क्योंकि ए भी हाइट है, ए भी हाइट है, ए इसकी मेन हाइट है और इसकी जो वो स्लैंट हाइट है इसको मान लेते हैं एल। ठीक है, एल से ही डिनोट करते हैं। ये इसका रेडियस है नीचे वाले सर्कल का, बेस का। इसका वॉल्यूम हमने देखा था अभी। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया होता है, देखिए इसमें एक सरफेस ही है, नीचे दो इसके फिर सीरियस के, और इसमें खास बातें हैं कि इसमें वर्टेक्स एक ही है। देखिए ऊपर, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। ठीक है, आप जब कोण के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोण के बारे में आपको सब कुछ पता हो। ठीक है, अब इसने बोला कि स्लैंट हाइट। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, मतलब कि पाई आर रेडियस है नीचे वाला, और एल मीन्स स्लैंट हाइट। पर आपके पास अगर स्लैंट हाइट है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो ए निकलेगी आपकी यहाँ पे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ब्लैक से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो राइट एंगल बनेगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर आपके पास जो वो रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है तो स्लैंट हाइट निकलेगी, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है इस राइट एंगल का। और पाइथागोरस बोलती है कि एल का जो स्क्वायर होता है वो जो वो शेष दो अन्य भुजाओं का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो एच और आर का स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब हम यहाँ पे सिर्फ एल निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, एच और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है यहाँ पे, एच स्क्वायर ले लीजिए। नेक्स्ट, वन में क्या प्लस करें कि वो सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से तीन फार्मूले हैं और तीन ही जो आइडेंटिटीज आपके इस 10th क्लास में है। और अगर आपको जो वो तीनों आइडेंटिटीज जो वो पता होगी, तीनों इक्वेशन जो वो आपको पता होगी, तीनों फार्मूले जो वो आपको वो पता होंगे, तो जो वो आपका एक क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। देखिए कैसे, एक हमारे पास आइडेंटिटी है साइन, ये बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या साइन स्क्वायर ए भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको बुक में जो वो चाहे ए मिले पी मिले तो वहाँ पे जो मर्जी हो। ठीक है, मैं थीटा एंगल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये बोला कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से भी दो फार्मूले निकल रहे हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगी, या कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगी। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग फार्मूला है कि साइन दोनों फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो 1 के इक्वल आता है। प्रूफ की बात ही नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए प्रूफ किया हुआ है पहले से। ठीक है, जो भी मैथमेटिशियन रहे हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करेंगे इसको, जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो प्रूफ भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है, देखिए साइन और कॉस, फिर बिल्कुल जो वो आपको वैसे ही याद रखना है। मैंने बता दिया कि आपको जो वो डायग्राम से याद रखना है, साइन कॉस टेन कोसिकेंट सिकेंट और कॉट। तो यहाँ पे साइन और कॉस का आपस में फार्मूला है, और सिकेंट का टेन के साथ है। ठीक है, सिकेंट का टेन के साथ है। अब वो भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, और कोसिकेंट का कॉट के साथ है। बस इन्हें थोड़ा सा चेंज किया है कि यहाँ पे बीच में स्क्वायर होगा, एक्सेप्शन देखिए, स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस तो करना ही है, स्क्वायर होगा, स्क्वायर सभी में होगा। ठीक है, स्क्वायर तो सभी में ही होगा। ठीक है, इसमें जो वो जैसे यहाँ पे टेन और सिकेंड ले रहे हैं तो आप जो वो सिकेंड पहले लीजिए, सिकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपने उल्टा लिया ना तो इसको माइनस लीजिए। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल ए भी 1 के बराबर होगा, सभी का स्क्वायर 1 के बराबर होगा। बस एक्सेप्शन ये है कि पहले में प्लस होगा, बाकी दो में माइनस होगा। ठीक है, तो कौन से बच गए, कोसिकेंट और कॉट बच गए। ये आपको बिल्कुल सीधा ही रखना है। ठीक है, मतलब कि कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों जो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है।
ठीक है, देखिए फिर से बताता हूँ, साइन का कॉस के साथ है, दोनों का स्क्वायर करना है 1 के बराबर होगा और सम करना है, ठीक है। और tan और सेकेंड में आपने सेकेंड पहले लिया तो आप माइनस लीजिए, ऐसे याद रखिए, बाकी दोनों में माइनस होगा बीच में, सिंपल सी बात है। बस आपने सेकेंड पहले लीजिए, tan बाद में लीजिए, ठीक है। आप tan को लीजिए पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन tan जो वो फिर किसका लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है, या 1 को माइनस कर दीजिए, वो अलग बात है फिर, ठीक है। लेकिन इसमें जो इन दोनों में लास्ट वाले दो फार्मूले में बात यह है कि एंगल जो लाई करेगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा, इस दूसरे वाले में देखिए, इस ये जो सेकंड जो आइडेंटिटी है इसमें बात कर रहा हूँ, इसमें जो एंगल होगा थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा। अच्छा, 0 भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे सेकंड 0 का और tan 0 की वैल्यू भी तो पता है हमें, ठीक है, 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 डिग्री भी हो सकता है और जो एंगल होगा, ठीक है, और लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता, 90 से कम ही होगा, ठीक है। और इसने जो वो लास्ट वाला है इसमें इसने बोला कि 0 डिग्री नहीं हो सकता है, लास्ट वाला है, इसमें जो वो 90 से कम नहीं मांगेगा, 90 डिग्री नहीं मांगेगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है दोनों में, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट जो वो आपका था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा था सेकंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस था, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, तीनों में खास बात देखिए, इसमें जो एंगल होगा वो 0 और 90 के बीच में तो होगा ही, लेकिन इसमें जो वो 90 डिग्री नहीं होगा, ऐसे आप याद रखिए, 0 डिग्री चलेगा, ठीक है। और इस लास्ट वाले फार्मूले में जिसमें कोसेकेंट और कॉट था, इसमें जो 0 डिग्री नहीं चलेगा, 90 डिग्री चलेगा, ठीक है, 90 डिग्री इसमें चलेगा और इसके बीच वाले एंगल तो चलेंगे ही, ठीक है। तो ये जो इसने कुछ आइडेंटिटीज बना दी है कि आप कोई भी एंगल करिए, ऐसी जो वो वैल्यू निकलने वाली है, बस उसी से रिलेटेड जो इसने क्वेश्चन पूछ लिया। अब कुछ एक जो वो देखते हैं सेकेंड से कौन सा फार्मूला था हमारा, देखिए हमारा फार्मूला था सेकेंड वाला कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइड है तो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस का tan जो वो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 1 तो लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा नहीं है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है वैसे। 7 हो गया, 8 को आते हैं, 8 पर आते हैं, 8 8 8 यस। देखिए ऑप्शन यहाँ पे भी एक रहेगा। देखिए ऑप्शन को पढ़ने की बात ही नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको पूरा बेस पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का क्या, सभी चैप्टर का, तो आपको जो वो क्वेश्चन के बाद सीधा ही आंसर जो वो दिमाग में आएगा। आप सोचेंगे कि ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन को देखिए उसका, जैसे मान लो इसका जो आंसर सेकेंड है तो आप लिखिए आंसर में ए सेकेंड ऐसे लिखिए, लिखिए, ठीक है, शॉर्टकट में मत करिए, आंसर ही सिर्फ मत लिखिए, जो भी क्वेश्चन का नंबर है वो भी लिखिए। इसने बोला द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड, कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल, तो अभी तो आपको बताया कॉमन पॉइंट सर्कल का और टेंजेंट का, तो ये जो वो एक ही पॉइंट पर काटता है, कॉमन पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, स्पर्श बिंदु इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन जो वो कौन सी होती है, जो बीच में से लाइन घुस जाती है और दो पॉइंट को सर्कल में काटती है। परपेंडिकुलर भी आपको बता दिया कि जैसे मान लो ये जो यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर सेंटर से मैं रेडियस बना दूँ तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी हमने पहले ही बात कर लिया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले ही। तो बहुत सारी बातें जो हम लोग देखिए, जब आप डिटेल में देखते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो आपके कवर हो जाते हैं, जैसे लाइक ऐसे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अब डायरेक्ट सीधा ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, हाइट को मल्टीप्लाई करिए अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 10, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको जो वो क्वेश्चन जो वो आप बोलेंगे ये तो बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए 1 माइनस 1045, और 1045 भी इसलिए इसने दिया है क्योंकि यार इसको पता है कि 1045 1 होता है, इसको क्या आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1045 अगर 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, 0 हो जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस, अच्छा ऊपर ही 0 हो गया, नीचे चाहे जो मर्जी हो वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है, नीचे वैसे 1 बन रहा है, ठीक है, तो 0 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 हो गए, 2 क्वेश्चन बचे हैं। यस, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस जो वो 3 सेंटीमीटर। देखिए हेमिस्फीयर में इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, पूछी जाती है, ये है हेस्फीयर, अंदर से जो वो फिल है बिल्कुल, ठीक है, शॉर्ट फुट आपने देखा होगा, गोला जिसको बोलते हैं, अर्धगोला, इसको मैं काट दूं तो ऐसे बीच में से काट दिया मैंने, बिल्कुल डिवाइड किया दो इक्वल पार्ट में, तो कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है। अब इसका सरफेस एरिया जो होता है उसका जो आपने आधा नहीं करना है, 2 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक और फेस जो बन जाता है, इसका ध्यान रखें, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। देखिए इसका जो भी सरफेस एरिया होता है वो होता है मेरे ख्याल से 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है। तो आप जब इसका निकालेंगे जो नीचे वाला है इसका तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर भी तो सर्कल है, रेडियस तो दोनों का बराबर है, इसलिए एक और पाई आर स्क्वायर इसमें प्लस करना पड़ेगा सरफेस एरिया के लिए, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का जो वो सरफेस एरिया, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में इसको बोलेंगे। तो ये तो सरफेस एरिया की बात की इसने, तो वॉल्यूम पूछा है, अब क्या करें, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है देखिए, वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है मेरे ख्याल से, क्यूब, क्यूब नहीं स्क्वायर ही होता है। मेरे ख्याल से मैं खुद जो वो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब आपको जो वो ना डायग्राम अच्छे से पता हो, ठीक है, डायग्राम से जैसे मुझे पता है कि क्या होगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज मैं कहाँ पे हो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो आंसर जो वो मैं बता पाऊंगा, ठीक है। देखिए देखिए मैं कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको जो भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। एक होता है कोन, ठीक है, एक होता है कोन और एक होता है हमारा स्फीयर, ठीक है। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं थोड़ी सी दोनों की, ठीक है। कंपैरिजन करिए दोनों में, तभी आप सीखेंगे। जब आपको जो वो डायग्राम पता होगा, जो ऐसे नहीं पता लगेगा कि फ्रस्टम का जो वो कैसे याद नहीं रख पाएंगे, फ्रस्टम का जो वो सरफेस एरिया क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, वो नहीं पता लगेगा ऐसे, ठीक है। आपको जो वो कंपेरिजन करके जो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा गोला और ये है हमारा शंकु, ठीक है, और ये है हमारा स्फीयर, ये है हमारा कोन। अब देखिए इस अब जो हमने जो वो देखा था, जैसे कि हमने बात की थी 3 फिगर की, एक क्यूब था हमारे पास, एक क्यूबॉइड था और एक जो वो हमारे पास था सिलेंडर। उनका जो वॉल्यूम था वो था बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन उसमें जो कॉमन बात थी तीनों में, कॉमन ये बात है कि उनका जो भी बेस था वही जो वो इनकी हाइट थी, सॉरी वही उनका टॉप फेस था, ठीक है। मतलब कि उनका ऊपर वाला फेस और नीचे, ऊपर वाला और नीचे वाला फेस दोनों इक्वल थे, तभी जो वो हम उस फार्मूले को यूज़ कर पाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नीचे सर्कल है, ऊपर जो वो वर्टेक्स है, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, तो इनके फार्मूले अलग हो जाते हैं। इसमें खास बात क्या है कि वो इसमें मैंने जो वो कैसे याद रखा था, देखिए जिसमें इसमें 1/3 होता है, इसमें 4/3 होता है, ठीक है। आप भी जो वो कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर इसमें 3 आ चुका है, देखिए वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा ही, इसमें 3 आ गए, वैसे इसमें भी 3 है, लेकिन मैंने ऐसे याद रख लिया था कि यहाँ पे अगर इसमें 3 आ गया है तो आगे जो वो 3 नहीं होगा, मतलब कि पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, तो पाई आर क्यूब नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। हाइट भी है इसमें तो हाइट तो करना पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने याद रखा था। या 1/3 को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे फेस है ये पूरा तो है नहीं, ठीक है, ऊपर और नीचे अलग अलग है। इसके अगर मैं 2 फेस निकाल दूँ, ठीक है, मान लो इसके जो वो ऐसे जो वो पहले सिलेंडर था, ठीक है, ऐसे जो पहले सिलेंडर था, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो इसके 3 फेस बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे 3 फेस, एक वाला, एक ये वाला फेस और 2 जो वो आपको साइड में दिख रहे हैं, तो 3 में से एक फेस यहाँ पे है, आप समझ रहे होंगे। तो वही लिखा है 1/3, 3 में से एक फेस पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ इस तरह से आप जो वो इसको देख सकते हैं, सिलेंडर से बना है, ठीक है। जो वो मैंने आपको डीपली जो वो समझाया, आपको मजा आया होगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्फीयर की बात करते हैं, इसमें 4/3 होता है। अब उसमें जो हमने क्या किया, उसमें क्यूब नहीं लिया, इसमें क्यूब ले लिए, पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसका आधा करेंगे तो वॉल्यूम तो आधा ही होगा, उसमें सरफेस एरिया कोई मतलब है नहीं। 2 से डिवाइड किया तो 2 यहाँ से 4 का 2 बन गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट करिए 3, 3 कौन सा पुट करना है, 3। अच्छा कर लेते हैं इसको सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या था हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई पाई होता है बाई बटा 7, ठीक है। 7 तो वैसे भी नीचे है, इसको काटना नहीं है, ठीक है, कटेगा भी नहीं वैसे। रेडियस है हमारे पास 3, तो यहाँ पे कितना था हमारे पास है, यहाँ पे आर क्यूब, मतलब कि 3, 3 3 जा 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, 27 आ गया। अब 7 सॉरी 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 44 आ जाएगा, 44 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे तो 7 सभी में है ही, ठीक है, सॉल्व आगे नहीं करना है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 9 4 जा 36, तो 6 एक में ही है, देखिए, तो 396 इज द राइट आंसर। फिर भी चेक करके जो आप कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। ये मुझे लगता है ना कि 12 एमसीक्यूज में से इसने ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री ही से ही क्वेश्चन जो यहाँ पे बन रहा है, बाकी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन ये सैम्पल पेपर है, इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड ही आएंगे, ऐसे जो वो नहीं बताया जा सकता। प्रोबेबिलिटी से भी डालेगा क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से भी डालेगा, ठीक है, वो भी बातें करेंगे। लेकिन वीडियो जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हो गया है,
चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या किया जाए। ठीक है, साइन 18 डिग्री, साइन 72 डिग्री। देखिए इसमें खास बातें देती है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पे ऊपर 18 है और यहाँ पे 72 है, दोनों ही कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल डायरेक्ट पूछता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दोनों एंगल का सम जो वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उनको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम जो वो 180 हो जाए, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको। तो यहाँ पे 18 और 72 आप देख रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल है, और कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो आपको बताया कि 90 डिग्री चेंज करता है। 90 डिग्री अगर चेंज करता है तो ये किसको किस में चेंज करेगा, ठीक है, वो समझना पड़ेगा। देखिए आपको क्या करना पड़ता है इन क्वेश्चन में, कि आपको जो वो एक को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आपको एक को चेंज करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे साइन 18 डिग्री, तो मैंने जो वो साइन 18 को जो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 90 में से 72 माइनस हो गया। ठीक है, नीचे वाला मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाला 72 ही है, नीचे वाला 72 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90 में से 72 माइनस होगा तो 18 तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इसको चेंज किया और 90 में से माइनस किया तो प्लस ही रहेगा, तो ये बन गया कॉस 72, कहाँ चलेगा, कॉस 72 बन गया। ठीक है, आपको ऐसा पहले बता दिया, अगर आपको ए वाला नहीं समझ आया तो आप पीछे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा ही। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी स्पेशल पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उससे रिलेटेड जो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम से पहले वीडियो बनाने की। कॉस 72 डिग्री और नीचे जो वो, अच्छा ऊपर कॉस बना दिया है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। कॉस 72 और नीचे जो वो साइन 72 बना दिया है इसने, और कॉस और साइन जो वो क्या होते हैं, कॉस अपॉन साइन जो वो कॉट होता है, और इसका आंसर जो वो कॉट 72 आना चाहिए था, कॉट 72 आना चाहिए था, लेकिन कॉट 72 है नहीं, नन ऑफ दिस होगा तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला होगा, यहाँ पे साइन की जगह इसने कॉस बोला होगा मेरे ख्याल से। देखिए हम लोग हर बार पेपर जो सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस करते ही हैं। पिछली बार भी जो वो गड़बड़ थी, इस बार भी देखिए गड़बड़ मिल रही है। यहाँ पे साइन की जगह कॉस होता तो साइन कॉस से कॉस कट जाता, क्योंकि वैल्यू तो सेम बनने वाली है, चाहे आप एक ही चेंज करना है, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर। चेंज कैसे करना है, 90 में से माइनस करके, और 90 चेंज कर देता है साइन को कॉस में, तो एक चेंज हो जाएगा। इसका मतलब दोनों फंक्शन जो वो डिफरेंट होने चाहिए थे, तभी जो वो ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, एंगल तो सेम ही दिखेगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन जैसे इसने क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर जो वो कॉट आने वाला है, कॉट भी कौन सा, कॉट थीटा। ठीक है, थीटा सेम है दोनों में, या तो 72 लीजिए या तो 18 लीजिए। अब ऐसा कुछ इसने बोला नहीं है। तो ये हमने 12 MCQs जो वो यहाँ पे डिस्कस कर ली है बिल्कुल डिटेल के साथ। जैसे जैसे हम लोग जो वो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। बड़ी वीडियो होगी तो एडिटिंग में जो टाइम लेगा, अपलोड में जो टाइम लेगा, और डेटा भी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको जो वो पार्ट 1 नाम देते हैं। मैंने सोचा था एक पार्ट में कवर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी आप जो वो थोड़ा सा माफ़ कीजिए। ठीक है, तो पार्ट 1 जो वो इसको बोलेंगे, पार्ट 2 में जो हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे पार्ट वाइज जो वो डिस्कस करेंगे, तो आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ी वीडियो है। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी ही जो आपको पार्ट 2, ठीक है, जिसमें कि कुछ केस स्टडीज जो वो दी गई है, पिछले वाली केस स्टडी की भी बात करेंगे थोड़ा सा। इसमें देखेंगे कैसी केस स्टडीज है, कैसी कौन सी इंटरेस्टिंग। देखिए मैंने बोला ना प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं डाला, तो इसने केस स्टडीज में भी डाल दिया। और दूसरी केस स्टडी में देखते हैं इसने जो मेरे ख्याल से आगे डाला होगा कुछ स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड। ये है केस स्टडी 2। इसने जो वो क्वेश्चन डाला है एरिया से रिलेटेड, विथ से रिलेटेड, ठीक है, क्षेत्रफल से रिलेटेड, ये ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे हम जैसे जैसे देखेंगे, तो मुझे लगता है कि 1 शॉट में तो नहीं हो पाया, लेकिन पार्ट वाइज जो हम लोग इसको डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो आपको जल्दी ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब आप इस वीडियो को जो पूरा क्यों देखना है, क्योंकि आपको जो बहुत कम टाइम में हम जो वो 3-4 वीडियो में, मैक्सिमम मैं जो वो बोलता हूँ कि 5 वीडियो में तो हम लोग पूरा पेपर डिस्कस कर ही लेंगे। तो आपको अगर 5 पार्ट में आपकी वीडियो, आपको पता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 30-40 का जो वीडियो होने वाला है, 30-40 मिनट का। ठीक है, हो सकता है 40 का बन जाए, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 50 का बन जाए। ठीक है, लेकिन आपको उस पार्ट एक ही पार्ट में जो वो काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस हमने कर लिए हैं। तो इन 5 वीडियो में अगर आपका सिलेबस कवर होता है, ठीक है, सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ बच जाए, 10% बच जाए, फिर भी अगर 90% हो जाए तो इसमें क्या बुरी बात है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, एक बार फिर से देखिए। ओके, थैंक यू, एंड बताइए वीडियो कैसी लगी पहले। हैव अ नाइस डे।